सर आज 18 रोज हो गए ईरान वाली जंग को। आपको ये किस तरह मामला बढ़ता हुआ नजर आता है? बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये तो अभी डिपेंडेंट है कि और ज्यादा कॉस्ट ईरान कितना सस्टेन कर सकता है अपने पे अट्रिशन लेने की। और प्रिजर्वेशन तो हमने देख लिया है कि बहुत ज्यादा जो हिट बैक करके मोस्ट इकोनॉमिकल उसने जंग अपने लिए की हुई है और मोस्ट एक्सपेंसिव अपने मुखालफों के लिए की हुई है। पहले दिन उन्होंने 3.87 बिलियन खर्च दिया, जाहिर है 100 घंटे के अंदर ही शायद। और वो आज भी अगर हम 1 बिलियन भी रोजाना का लगाएं तो तकरीबन आप देखिए ऑलमोस्ट 42 मिलियन के करीब पर पर आवर उनको खर्चा पड़ रहा है। कोई $11,000 पर सेकंड पड़ रहा है। इस हिसाब से एक बहुत ही महंगी खालिद चिश्ती जंग साहब, लेकिन अमेरिका को ये पड़ रही है। कॉस्ट छोटी है। ये 18-20 अरब डॉलर शायद अमेरिका और इसराइल को उतने तकलीफ ना दें। हो सकता है इससे ज़्यादा वो अपने जो अरब के इत्तेहादी हैं उनसे पैसे वसूल करके ले जाए। असल तो टेस्ट ऑफ जो नर्व्स है वो एक तो तेल की एनर्जी कॉस्ट है, दूसरा जो इस इलाके के अंदर उनकी वो जो पोर्ट्स हिट हो रही हैं ना, पूरे गल्फ के अंदर उनके जो अड्डे हैं वो हिट हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। 13 फौजियों का तो आज उन्होंने माना है कि उनकी वो हलाकतें हुई हैं अमरीकियों की, और 200 से ज़्यादा जख्मी हैं। एक्चुअल नंबर शायद इससे ज़्यादा हो। जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अमरीकी जो है अकेले जब भी लड़े हैं तो बहुत एट्रिशन शाये होते हैं। जब भी वो कलेक्टिवली आते हैं, नेटो को लेकर आते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, इराक हो, लीबिया हो, तो वो एक कम से कम यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट लेकर आते थे, नंबर वन। फिर एक कांग्रेस से जैसा भी है वो एक बिल पास करा लेते थे। जितने रिपब्लिकन, बुनियादी तौर पर डेमोक्रेट छोड़ देते हैं, रिपब्लिकन ही देख लें, जो ट्रंप आए हैं उससे पहले जो रोनाल्ड रेगन थे, फिर जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, तमाम के तमाम में दो चीजें कॉमन थी। एक ये कॉमन थी कि वो अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना चाहते थे और रिवाइव करना चाहते थे इकोनॉमी। और एक कॉमन इन सब के अंदर एक और चीज थी कि उन्होंने मिडल ईस्ट के एक मुल्क पर जरूर हमला किया, नंबर वन। लेकिन पिछले सुदूर में और प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर एक फर्क जरूर है कि उन्होंने पहले कांग्रेस से अप्रूवल लिया था, फिर कम से कम बजट अप्रूवल कुछ लिया था, फिर एक यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट लिया था। 44 के करीब जो नेटो के मुल्क होते थे उनको लेकर वो आते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एलिमेंट ऑफ एम्बेरसमेंट कह लें या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ लाइफ तो बात की बात है। जो फाइनेंशियल भी हो रहा है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उनकी बेबसी तो आपने 2-3 दिनों से बयान में देख रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि कोई मेरी मदद को नहीं आ रहा, वो जापान को रियलाइज करा रहे हैं कि देखो आप 90% ऑयल लेते हो, हम तो 1% लेते हैं। तो आई थिंक इसका मतलब यही है कि उनका अपना जो रिजॉल्व है, जो लेकर वो आए थे, वो तो डिमिनिश होता जा रहा है। तो जितनी आप एक कॉज को कम करते जाते हैं अपनी जंग की, उतना ही आपकी वॉर फाइटिंग भी कम होती जाती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास लाओ लश्कर F-35 आपके और ख्याल में एयरक्राफ्ट अभी कैरियर ये, लेके आ जाए। आपको लगता है अभी ये जंग अगले 2 से 3 हफ्ते चल सकती? पॉसिबली वो इस वजह से कि ईरान बंद करने में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि उसको समझ आ गई है कि मैंने मैक्सिमम कॉस्ट जो है प्रोहिबिटिव है, खासतौर पर इसराइल को कैसे इंपोज करनी है। अब जिस तरह के उसने मिसाइल लॉन्च करने शुरू किए हैं, सजील का है, जो खैबर शिकन है, ये बहुत ही लीथल है। वो तो अभी हमारे पास जाहिर है बॉम्ब डैमेज की आ नहीं रही डिटेल्स, उनकी डेवस्टेशन जो इसराइल के अंदर है वो नहीं आ रही। उनके तमाम सेफ सिटी के जो कैमरे थे उनको तोड़ा जा रहा है, जो होटलिंग और उधर सिक्योरिटी के कैमरे थे उनको ब्लॉक किया जा रहा है। 5 लाख उन्होंने 5 साल शायद कैद कर दिया कि कोई अगर कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करेगा। तो ईरान को तो शायद अंदाजा हो, लेकिन हमें अब पब्लिक को और मीडिया को बहुत कम अंदाजा है कि इसराइल को कितनी प्राइस देनी पड़ रही है। तो मेरा ख्याल है ईरान का सबसे बड़ा मैंडेट इस वक्त यह है कि बजाय हर 7-8 महीने के बाद इस तरह की डिस्ट्रक्शन करवाएं, तो उससे बेहतर है कि इसको 2-3 हफ्ते और चलाएं, ताकि एक ऐसे नोट पर खत्म करें जिसके अंदर या तो गारंटी देने वाले वो लोग हों, या पब्लिकली अमेरिका की इतनी एम्बेरसमेंट हो जाए कि चंद सालों तक वो ना सोचे दोबारा जंग करने का। अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान में दहशत गर्दी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, कभी खुदकुश बम्बार आ जाता है, कभी कहीं धमाका हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। और अभी चंद ही रोज़ पहले यहाँ पे 2 ड्रोन भी इस्लामाबाद तक आ पहुँचे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है और मकसद उसका एक है कि टीटीपी और दहशत गर्दी के जितने कैंप्स हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंकना है। राना साहब, ये इस जंग का क्या सूरत देखते हैं अफगानिस्तान वाले मामले में? नहीं, देखें, ये जंग जो है ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है। और जिस तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो हम कर रहे हैं। तो अब आप ये समझें कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अफ़गानिस्तान तक। पहले तो उनको बड़ा समझाया गया, कहा गया कि भाई आप ये जो आपके ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको बाकायदा एविडेंस फराहम की गई कि ये देखें यहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं और यहाँ से लोग उठते हैं और वो फिर आप इन चेक पोस्टों से जो है वो आप इंगेज करते हैं और उसके बाद उनको बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं और वो जाके दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं।
तो उस पर उन्होंने जो है वो उस एविडेंस से इनकार तो नहीं किया, लेकिन इस बात से इनकारी हुए कि जी हम जो है वो उनको रोक नहीं सकते। टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने पे वो तैयार नहीं करने से उन्होंने कहा अब यानी अपनी माजूरी इज़हार की, और जब उनको कहा गया कि फिर आप हमें जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने दें, तो उसके ऊपर भी आमादा नहीं हुए। तो उसके बाद फिर एक लिमिट, एक मौका उनको दिया गया, और जब वो फिर उन्होंने कोई इसके ऊपर जो है वो रास्ता नहीं दिया, तो उसके बाद अब ये है कि वो तमाम ट्रेनिंग कैंप्स, वो तमाम ठिकाने, वो तमाम चेक पोस्ट जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उन सब को जो है वो ख़त्म या तबाह किया गया है, किया जाएगा, और उनकी जगह पे अगर दोबारा इस्टेब्लिश करेंगे तो उनको भी जो है वो किया जाएगा। बाकी अच्छा, ये हमारा स्टेटेड गोल है कि जितने मरकज़ हैं वो जब बिल्कुल, तक तबाह नहीं हो जाते तब तक दमन रहेगी। और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि वो इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म की गारंटी जो है वो नहीं देते। बाकी ना हमारा उनके ऊपर को हमला करने का मकसद है, ना कोई कब्ज़ा करने का मकसद है, ना कोई हम उनके ऊपर जो है वो किसी किस्म का उनका इलाका जो है वो स्नैच करना चाहते हैं। अच्छा, एंड गोल क्लियर है कि जितने वहाँ दहशतगर्दी के मराकज़ हैं तमाम मुकम्मल तबाह करेंगे और तब तक ये जंग जारी रहेगी। और अगर वो दोबारा उनको इस्टेब्लिश करेंगे तो फिर भी तबाह होते रहेंगे, यानी फिर भी कार्रवाई ये एक दहशतगर्दी के नासूर के बाकी रहने तक ये कंटिन्यू करें। खालिद चिश्ती साहब, कल काबुल में और कंधार में कार्रवाई हुई हैं। काबुल वाली कार्रवाई के ऊपर अफगान जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तो बहुत एग्जैजरेटेड क्लेम्स किए हैं, लेकिन इवन जो इंटरनेशनल मीडिया है, बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर कोई ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर हिट हुआ है। इज़ इट ट्रू, और आपकी उसके ऊपर क्या राय है? मलिक साहब देखिए, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि ये तमाम मिसलीडिंग है, और मिसलीडिंग इसलिए है कि ये डे वन से ही शुरू है। या तो उन्होंने बड़ी क्रेडिबिलिटी डेवलप की होती ओवर द मंथ्स के जब वो कहते तो सच। आपने देखा कहाँ तक उन्होंने पहले F-16 हमारा शिकार शूट डाउन कर लिया, वो किसी नेटो मुल्क का गिरा हुआ क्रैश देखा पहाड़ियों में। फिर उन्होंने कहा पायलट पकड़ लिया, वो भी गलत निकला। उसके बाद जितने बयान आते हैं उनके सीरीज गलत है। और एक और चीज मैं आपके व्यूअर के आपके इत्मीनान के लिए अर्ज करता चलूं कि मैं अपने जो कॉन्टेक्ट्स मेरे हैं कंसर्न कॉरिडोर्स में, मैंने अभी भी वेरीफाई किया है और मैं रेगुलर करता रहता हूं। हमारे पास जो कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ तरह की है। जब हमने ये कैंपेन लॉन्च की थी उस वक्त ही हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट और रिस्पॉन्सिबल आर्म फोर्सेस के तौर पर एग्जीक्यूट करना चाहते थे। बड़ी ही स्क्रूटनी हुई थी, ये मैं आपको वेरीफाई कर सकता हूँ। डजन्स ऑफ टारगेट जब होते थे तो बहुत ही चंद सिलेक्टेड पहले तो सिलेक्ट होते थे कि इनको करना है। उनके ऊपर री-वेरीफाई कई सोर्सेज से, एक सोर्स से नहीं किया जाता था। इंटेलिजेंस से, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक, सैटेलाइट, तमाम की तमाम जब तक वेरीफाई नहीं करती थी अटैक नहीं किया जाता था। पहली बात। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि हमारे पास ये चॉइस भी थी कि हम नॉर्मल बॉम्ब्स, जिसको हम जीपी बॉम्ब्स कहते हैं, जनरल पर्पस बॉम्ब यूज करें। जनरल पर्पस बॉम्ब ये होता है कि बहुत ज्यादा डेवस्टेशन क्रिएट करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को, उसके एरिया ऑफ डिस्ट्रक्शन को कन्फाइन करना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उसके अंदर कोलैटरल डैमेज का रिस्क होता है। हमने फिर भी एक एक्सपेंसिव ऑप्शन ली क्योंकि हम चाहते थे कि हम जिन एरियाज को स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहते हैं उन्हीं को करें, और उसका मकसद ही ये था कि इन्होंने खवातीन और बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर रखा हुआ है और आम सिविलियन पॉपुलेशन तो के फिर अंदर पाकिस्तान ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? अगर आपने जनरल पर्पस बम नहीं इस्तेमाल किए तो हमने कौन सा वहां पे इस्तेमाल किया? गोला बारूद? हमने वो वेपन, मैं अभी डिटेल्स उनके नाम तो सिक्योरिटी की वजह से नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि हमने जो मोस्ट प्रिसाइज वेपन्स हैं, जिनके कोलैटरल डैमेज करने का रिस्क नहीं होता, जिनके मिस करने का नहीं होता, और जिनको कन्फाइन जिस एरिया में किया जाना चाहते हैं हम, वहीं तक ही वही फायर किए गए हैं। बॉम्ब डैमेज असेसमेंट एक मलिक साहब बड़ी जिसमें एक इंपॉर्टेंट कमोडर हिस्सा साहब होता है। एक वहाँ काबुल में कहते हैं कि अमेरिकन, जब यहाँ पे अमेरिकी फौज मौजूद थी तो एक फिनिश कैंप था, कोई इनका अमेरिकन फौजियों की कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी थी। उस फैसिलिटी को कल वाले वाक़े के अंदर एयरफोर्स ने हिट किया, और अब वो अफगान इंतजामिया का दावा यह है कि वहाँ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम था। हो सकता है कि उसी विसिनिटी में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर भी हो, मैं काबुल से वाकिफ़ नहीं हूँ। आपकी ज़ुबानी ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि जिस टारगेट को हमने हिट किया वहाँ पर क्या था? मेरे पास वो पिक्चर्स हैं जो हॉस्पिटल है, प्लस जो ये फिनिक्स वाला जो सिस्टम जहां ये ट्रेनिंग किया करते थे, बिल्कुल स्टैंड अलोन है। मेरे पास बिफोर एंड आफ्टर की भी पिक्चर है,
और जिसका मतलब ये है कि वो क्लियर कट सिर्फ उसी सेंटर को, जो उनका ट्रेनिंग सेंटर था, उसी को टारगेट किया गया। हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग इंटैक्ट है, क्योंकि नियर बाय जरूर है, जिसका मतलब है उनको एक्सप्लॉइट किया गया कि जनाब इसको टारगेट किया गया था ना, उस टारगेट को मिस होने का कोई चांस है। सैटेलाइट आज भी दुनिया के पास, सबके पास अवेलेबल है। मैं तो सबको कहना चाहूंगा कि जरूर मदद लें जहां से वो ले सकते हैं, और वो ग्राफिक जरूर उठाएं बिफोर एंड आफ्टर। वो एग्जैक्ट वही जगह है जो हम टारगेट करना चाह रहे थे, जिसको आप कह रहे हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स थे इनके हाइडिंग थे, और जहां से ये लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म और रिसीविंग प्लेटफॉर्म दोनों पे जहां इन्होंने बनाए हुए थे। ये सिर्फ भेजते नहीं थे, ये जो सो कॉल्ड उनकी नजर में कामयाब हमले करके वापस आते थे, उनको रिसीव भी यहाँ किया जाता था, और एक कंपनसेशन और रिवॉर्ड भी किया जाता था यहाँ। सही। वो भी हमने हिट किया है। हॉस्पिटल क्लोज प्रॉक्सिमेट होना या सही रिहेबिलिटेशन होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिट किया।